हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज कॉमर्स कक्षा में हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नेम है डिमांड। चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ डिमांड कि देखो डिमांड क्या होता है। डिमांड किसी कमोडिटी की वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसे कंज्यूमर बाय करना चाहता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर, जिसको बाय करने के लिए कंज्यूमर के पास सफिशिएंट परचेजिंग पावर है और उस परचेजिंग पावर को स्पेंड करने की विलिंगनेस भी है। किसी कमोडिटी की डिमांड को हम रियल सेंस में डिमांड तभी कहेंगे जब वो तीन बातें फुलफ़िल करेगी। सबसे पहले किसी कमोडिटी की डिज़ायर होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। अगर आपको नीड नहीं है किसी चीज़ की तो आप डिमांड नहीं कर सकते। फिर उस नीड को, उस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास परचेजिंग पावर मीन्स मनी होनी चाहिए। अगर मनी है तभी आप परचेज़ कर पाओगे, तभी डिमांड कर पाओगे, अदरवाइज़ आप डिमांड नहीं कर पाओगे। साथ में उस मनी को स्पेंड करने की विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि पैसा है और पैसे को आप खर्च कर भी कर सकते हो। ठीक है, तभी आप कमोडिटी की डिमांड कर पाओगे। अब हम बात करें क्वांटिटी डिमांडेड की। देखो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है। ये किसी कमोडिटी की वो एक्चुअल क्वांटिटी है जो हमने परचेज़ की है एक स्पेसिफिक प्राइस पर। ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक प्राइस पे जो हमने टोटल क्वांटिटी परचेज़ की है वो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है। देखो डिमांड को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है मार्केट डिमांड, एक होता है इंडिविजुअल डिमांड। मार्केट डिमांड का मतलब क्या है? मार्केट डिमांड का मतलब है कि जो मार्केट में सारे बायर हैं वो कितने प्राइस पे कितनी डिमांड कर रहे हैं एक प्रोडक्ट की। ठीक है, और इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि एक बायर कितने प्राइस पे कितनी डिमांड कर रहा है गुड की। ठीक है, तो जब हम एक बायर की बात करेंगे कि एक बायर कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेज करना चाहता है तो वो हमारा इंडिविजुअल डिमांड है। और जब हम सारे बायर्स की बात कर रहे हैं या फिर हम ये बोलें कि जो बाज़ार में हमारे सारे इंडिविजुअल बायर्स हैं, उन सब की इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ दोगे तो आ जाएगा हमारा मार्केट डिमांड। नेक्स्ट इज़ डिमांड शेड्यूल, मांग तालिका। देखो डिमांड शेड्यूल क्या है? डिमांड शेड्यूल वो टेबल है जो ये शो करता है कि एक बायर कितने प्राइस पे कितनी डिमांड करेगा। मतलब डिमांड शेड्यूल टेबल होता है जिसमें हम प्राइस और डिमांड के रिलेशन को शो करते हैं। जो डिमांड शेड्यूल है दो तरह का हो सकता है। एक होता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जिसमें हम एक बायर की बात करते हैं कि एक बायर कितने प्राइस पे कितनी डिमांड करेगा। जब उसको हम टेबल में शो करेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा। और मार्केट डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है कि जो सारे बायर हैं, सारे बायर कितने प्राइस पे कितनी डिमांड करेंगे, उसको जब हम टेबल में शो करेंगे तो वो हमारा मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगा। नेक्स्ट इज डिमांड कर्व। देखो डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकली प्रेजेंटेशन है। मतलब डिमांड कर्व में हम डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है उसको ग्राफिकली देखते हैं। अगर हम एक बायर की बात कर रहे हैं, एक बायर कितने प्राइस पे कितना डिमांड करेगा उसको ग्राफिकली देखेंगे तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व होगा। और अगर सारे बायर की बात कर रहे हैं कि सारे बायर कितने प्राइस पे कितनी डिमांड करेंगे, उसको ग्राफिकली देखेंगे तो वो हमारा मार्केट डिमांड कर्व होगा। या हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स को जोड़ दे सारे बायर्स के तो हमारा आ जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। अब हम बात करें काइंड्स ऑफ डिमांड की। काइंड्स ऑफ डिमांड में पहला आता है प्राइस डिमांड। देखो प्राइस डिमांड क्या होता है? प्राइस डिमांड में बेसिकली हम किसी कमोडिटी की डिमांड और कमोडिटी के प्राइस के बीच में रिलेशन को देखते हैं और बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं। इनकम डिमांड में हम कमोडिटी की डिमांड और कंज्यूमर की इनकम के बीच का रिलेशन देखते हैं और बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मानते हैं। और क्रोज डिमांड में हम रिलेटेड गुड जो है, रिलेटेड गुड कौन से होते हैं जिनमें एक कमोडिटी के प्राइस का दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे पेप्सी, कोका कोला, पेट्रोल एंड कार, है ना, चाय एंड कॉफ़ी, शुगर एंड टी। तो ये सारे रिलेटेड गुड है। तो इन गुड्स के केस में एक गुड के प्राइस में चेंज आने का दूसरे गुड की डिमांड पर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका रिलेशन देखते हैं हम क्रॉस डिमांड में। अब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड की। देखो लॉ ऑफ डिमांड एक बेसिक लॉ है जो हम हर जगह देखते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आप इस लॉ को यूज़ करते हो। जैसे होता क्या है, जब एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं और जब एक चीज़ का प्राइस कम होता है तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि ऑन अदर थिंग रिमेनिंग द सेम देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस है। अजम्पशन क्या है? अजम्पशन ये है ऑन अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। जब मैंने डेफिनेशन बोला तो मैंने बोला था ऑन अदर थिंग रिमेनिंग द सेम देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो जो ऑन अदर थिंग रिमेनिंग द सेम है वो इस लॉ का एजम्पशन है। मतलब इस नियम में ये माना गया है कि प्राइस के अलावा बाकी सारी जो चीज़ें हैं जैसे कंज्यूमर की इनकम है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड है, टेस्ट है, प्रेफरेंस है, इकोनॉमिक कंडीशन है, इन सबको हमने कांस्टेंट माना है।
अब हम बात करेंगे एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड कि देखो कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। तो जिन सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, मतलब जहाँ पर प्राइस बढ़ने पर डिमांड बढ़ जाए, प्राइस घटने पर डिमांड घट जाए, तो वो हमारे एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, या सेम प्राइस पर हमारी डिमांड बढ़ घट रही है तो वो भी हमारा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शंस के कुछ एग्जांपल है जैसे स्टेटस सिंबल गुड, एक्सपेक्टेशंस, फैशन, नेसेसिटीज, इमरजेंसी, ये सारे इन सिचुएशंस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। जैसे जो स्टेटस सिंबल गुड होते हैं, इनका जितना प्राइस ज़्यादा होता है उनकी डिमांड उतनी ज़्यादा होती है। एक्सपेक्टेशन, अगर हमें लग रहा है कि फ्यूचर में एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा, और तो हम क्या करेंगे, उसको आज ही सेम प्राइस पर या पहले से बढ़े हुए प्राइस पर हम उसको ज़्यादा परचेज कर लेंगे। अगर हमें लग रहा है फ्यूचर में एक चीज़ का प्राइस कम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, तो अभी उसकी डिमांड कम कर देंगे, जब फ्यूचर में सस्ता होगा तो उसको खरीदेंगे। जब फैशन आता है, तो फैशन आने के केस में क्या होता है, फैशन आता है तो चीज़ का प्राइस बढ़ता है, डिमांड भी बढ़ जाती है। और फैशन जाता है तो प्राइस भी कम होता है, डिमांड भी कम हो जाती है। वैसे वैसे ही नेसेसिटीज़ हैं, इमरजेंसी है, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अब हम बात कर रहे हैं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप का क्यों होता है। देखो, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप का होता है, जो कि शो करता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ऐसा क्यों है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है, ऐसा क्यों होता है? तो ये हम बात करेंगे इस टॉपिक में। इसका फर्स्ट रीज़न आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो, जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी की ज़्यादा यूनिट का कंजप्शन करते हैं, वैसे वैसे उस कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती चली जाती है। अब देखो, जो कंज्यूमर होता है वो प्राइस पे करना चाहता है मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब इंटेंसिटी ऑफ वांट के अकॉर्डिंग वो प्राइस उतना पे करना चाहेगा जितनी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी है, जितनी उसकी इंटेंसिटी है चीज़ को लेके। अगर एक कंज्यूमर ज़्यादा यूनिट परचेज़ करेगा तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब उसकी इंटेंसिटी जो है गुड को लेके, वो कम हो जाएगी। इसलिए वो प्राइस भी कम पे करना चाहेगा, इसलिए वो ज़्यादा तभी खरीदेगा जब प्राइस कम हो जाएगा। अब हम बात करें इनकम इफ़ेक्ट की। देखो, जब एक चीज़ का प्राइस कम हो जाता है तो होता क्या है, कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है। जैसे मानो कि 10 रुपये का पेन था और आप 10 पेन परचेज़ कर रहे थे, आप 100 रुपये स्पेंड कर रहे थे। अब पेन हो गया मानो 8 रुपये का, अभी भी आप 10 पेन परचेज़ करोगे तो आप 80 रुपये स्पेंड करोगे। मतलब कि आपके 20 रुपये बच गए, जो 20 रुपये बच गए वो आपकी रियल इनकम है। और जो पैसा बच गया अगर आप उसको उसी कमोडिटी पे खर्च कर दोगे तो क्या होगा, आपको उसकी ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाएगी। तो ऐसे जब कमोडिटी का प्राइस घटता है तो हमारी रियल रियल इनकम बढ़ती है, और जब रियल इनकम बढ़ती है और जो बचे हुए पैसे को हम उसी कमोडिटी पे खर्च कर देते हैं तो उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की। देखो, मार्केट में हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल, पेप्सी का सब्स्टिट्यूट है कोका कोला, बस का एक सब्स्टिट्यूट है दिल्ली में दिल्ली मेट्रो, है ना। तो ऐसे हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम पेप्सी कोका कोला की बात करें, तो होता क्या है, जब पेप्सी का प्राइस बढ़ता है तो पेप्सी का प्राइस बढ़ेगा तो जो पेप्सी है वो कोका कोला के कंपैरिजन में महंगी हो जाएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, पेप्सी की डिमांड घटा देंगे और कोका कोला पर मूव कर जाएंगे, कोका कोला की डिमांड बढ़ा देंगे। देखो, पेप्सी का प्राइस बढ़ा तो पेप्सी की डिमांड घटी, क्यों घटी, क्योंकि हमारे पास एक सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कोका कोला। अगर मार्केट में इसका कोई सब्स्टिट्यूट होता ही ना, है ना, अगर सिर्फ पेप्सी ही होती तो उस केस में अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ता तो क्या हम पेप्सी की डिमांड को कम करते? नहीं करते। लेकिन रियलिटी में हर चीज़ का सब्स्टिट्यूशन है ना, हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल है। तो जैसे ही एक चीज़ का प्राइस बढ़ता है हम उसके सब्स्टिट्यूट पर मूव कर जाते हैं, जिससे उस गुड की डिमांड कम हो जाती है। नाउ लास्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ बायर। देखो, जब एक कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है तो जो बायर उसको पहले वाले प्राइस पर, ज़्यादा प्राइस पर खरीदने के एबल नहीं थे, वो उसको कम प्राइस पर एबल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ बायर मार्केट में उस कमोडिटी के बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ठीक है। और अगर एक चीज़ महंगी हो जाएगी तो क्या होगा, तो जो बायर उसको उस महंगे प्राइस पर खरीदने के एबल नहीं है वो मार्केट से निकल जाते हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाते हैं तो उससे डिमांड कम हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं डिमांड फंक्शन की। देखो, इकोनॉमिक्स में फंक्शन का मतलब होता है रिलेशन। तो किसी कमोडिटी की डिमांड और जो उसको फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, उनमें जो फंक्शनल रिलेशन है उसको बोलते हैं हम डिमांड फंक्शन। मीन्स इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड ऑफ अ गुड एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। ओके। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिनका किसी कमोडिटी की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। इनमें पहला आता है प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो, जो कमोडिटी है सबसे ज़्यादा उसके प्राइस का ही उसकी डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर एक चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड घटेगी, और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। सेकंड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंस। देखो, अगर किसी कमोडिटी के फेवर में
कंज्यूमर के टेस्ट में, प्रेफरेंस में चेंज होता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर किसी कमोडिटी के लिए कंज्यूमर का टेस्ट प्रेफरेंस कम हो जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसमें थर्ड पॉइंट आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। देखो, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने का भी कमोडिटी की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। इनकम के बेस पे हम गुड्स को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है नॉर्मल गुड और एक होता है इन्फीरियर गुड। नॉर्मल गुड कौन से होते हैं? नॉर्मल गुड बेसिकली हाई क्वालिटी के गुड होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर इन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है और कंज्यूमर की इनकम घटने पर इन कमोडिटी की डिमांड घट जाती है। जैसे बासमती राइस, एसी, देसी घी, ये हमारे नॉर्मल गुड हैं। देखो, इसको अगर हम ग्राफिकली शो करें, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ और उसमें मैं प्राइस और इन कमोडिटी की डिमांड का रिलेशन शो करूँ, तो देखो होगा क्या कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इन कमोडिटी की डिमांड जो है वो सेम प्राइस पर बढ़ जाएगी। कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो नॉर्मल गुड की डिमांड बढ़ गई, लेकिन इनका प्राइस तो सेम रहा ना। तो जब सेम प्राइस पर इन कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी तो जो इनका डिमांड कर्व होगा और वो राइट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट इज इन्फीरियर गुड। देखो, इन्फीरियर गुड लो क्वालिटी के गुड होते हैं जिनका इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है, मतलब कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इनकी डिमांड घटेगी और कंज्यूमर की इनकम घटेगी तो इनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे राशन के राइस है, डालडा घी है, कूलर है, ये हमारे इन्फीरियर गुड हैं। ठीक है। इन गुड में कैसे होगा? इन गुड्स में देखो, जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ी तो इन कमोडिटीज़ का जो डिमांड है सेम प्राइस पर कम हो गया। तो जब सेम प्राइस पर इनकी डिमांड कम हो गई तो जो इनका डिमांड कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब हम बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड की। देखो, रिलेटेड गुड क्या होते हैं? रिलेटेड गुड वो गुड होते हैं जिनमें एक कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने का दूसरी कमोडिटी की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अगर पेप्सी महंगी होगी तो कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी, अगर कार सस्ती हो गई तो फ्यूल की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना? तो होता क्या है कि जब एक गुड की डिमांड और दूसरे गुड के प्राइस के बीच में कोई रिलेशन बन रहा है तो मतलब वो रिलेटेड गुड है। रिलेटेड गुड दो तरह के होते हैं, इसमें एक आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दूसरा आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब इनकी हम बात करेंगे आगे। अब हम बात करेंगे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स की। देखो, सब्स्टिट्यूट गुड वो होते हैं जिनका यूज़ हम एक दूसरे की जगह पर करते हैं, ये कॉम्पिटिटिव गुड होते हैं। जो एक दूसरे की जगह हम यूज़ कर सकते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे मीठा खाना है तो आप गुड़ की जगह शुगर कंज्यूम कर सकते हो, पेप्सी की जगह कोका कोला पी सकते हो, टी की जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, है ना? तो ये हमारे सब्स्टिट्यूट गुड हैं। इनमें क्या होता है, इनमें अगर एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो एक गुड का प्राइस बढ़ने पर हम इसके सब्स्टिट्यूट पर मूव कर जाते हैं जिससे उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और एक गुड का प्राइस घटता है तो हम इसके सब्स्टिट्यूट गुड पर चले जाते हैं जिससे उसकी डिमांड घट जाती है। ठीक है। तो ऐसे जो इनका क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। एक गुड का प्राइस बढ़ने पर दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस घटने पर दूसरे की डिमांड घटेगी। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होते हैं जिनका हम यूज़ करते हैं एक साथ किसी पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे ड्राइविंग करनी है तो कार पेट्रोल का एक साथ यूज़ करोगे, लिखना है तो इंक भी चाहिए या पेन भी चाहिए और पेपर भी चाहिए, अगर हमें चाय बनानी है तो चाय भी चाहिए, शुगर भी चाहिए, है ना? इनका हम एक साथ यूज़ करते हैं पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट होता है वो हमारा नेगेटिव होता है। एक गुड का प्राइस बढ़ेगा, दूसरे की डिमांड घटेगी, एक का प्राइस घटेगा, दूसरे की डिमांड बढ़ेगी। जैसे मानो अगर कार सस्ती हो गई, कार का प्राइस घट गया, तो हम कार की डिमांड बढ़ाएँगे तो पेट्रोल की डिमांड भी बढ़ जाएगी। और अगर कार महंगी हो गई तो कार को हम कम परचेज़ करेंगे, कार की डिमांड घटेगी तो पेट्रोल की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो ऐसे इनका जो क्रॉस प्राइस इफेक्ट है वो हमारा नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एक्सपेक्टेशन। देखो, अगर कंज्यूमर को ये लग रहा है कि फ्यूचर में एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर अभी उसकी डिमांड बढ़ा देगा, और अगर कंज्यूमर को लग रहा है कि एक चीज़ का प्राइस घट जाएगा तो वो अभी डिमांड घटा देगा। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन। देखो, पॉपुलेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, पॉपुलेशन घटेगा तो डिमांड घटेगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन डिमांड। देखो, चेंज इन डिमांड क्या होता है, जब सेम प्राइस पर अदर फैक्टर में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। इसमें कमोडिटी का प्राइस सेम रहता है और अदर फैक्टर जैसे टेस्ट, फैशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, फैशन, इन सब का कमोडिटी की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। इस केस में डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। जो चेंज इन डिमांड है दो तरह का हो सकता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है एक्सटेंशन इन डिमांड, या इसको हम एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, अदर फैक्टर सेम रहते हैं और कमोडिटी का प्राइस घटने से कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड है, जब प्राइस घटे और डिमांड बढ़े।
इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड मूव करता है। और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड का रीज़न क्या है? सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि है फॉल इन प्राइस ऑफ गुड। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। देखो, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड क्या होता है? जब अदर थिंग सेम रहे और कमोडिटी का प्राइस बढ़ने पर कमोडिटी की डिमांड कम हो जाए तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड है। इस केस में हमारा डिमांड कर्व अपवर्ड मूव करता है और इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जो कि है चेंज इन प्राइस ऑफ गुड। अदर थिंग्स को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो देखो, जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन का टॉपिक हमने देखा, इसमें होता क्या है? प्राइस में चेंज आने से और एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है। प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है तो वो कॉन्ट्रैक्शन है, प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है तो वो एक्सपेंशन है। और इसमें अदर फैक्टर्स को, जैसे टेस्ट, फैशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को हम कांस्टेंट मानते हैं। सिर्फ प्राइस में चेंज आने का डिमांड पर इम्पैक्ट इसमें हम देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है चेंज इन डिमांड। देखो, चेंज इन डिमांड क्या होता है? जब सेम प्राइस पर अदर फैक्टर में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है या घट जाती है तो उसको बोलते हैं चेंज इन डिमांड। इसमें कमोडिटी का प्राइस सेम रहता है और अदर फैक्टर जैसे टेस्ट, फैशन, इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, फैशन, इन सब का कमोडिटी की डिमांड पर इम्पैक्ट पड़ता है। इस केस में डिमांड कर्व में शिफ्ट होता है। जो चेंज इन डिमांड है दो तरह का हो सकता है, एक होता है इंक्रीज इन डिमांड, एक होता है डिक्रीज इन डिमांड। इसमें पहले हम बात करेंगे अभी इंक्रीज इन डिमांड की। देखो, इंक्रीज इन डिमांड क्या है कि जब कमोडिटी के सेम प्राइस पर अदर फैक्टर में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इसमें कमोडिटी का प्राइस सेम रहता है और जो कोई बाकी फैक्टर्स है जैसे इनकम ऑफ कंज्यूमर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट, फैशन, प्रेफरेंस, इन सब में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिक्रीज इन डिमांड। देखो, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? जब सेम प्राइस पर अदर फैक्टर में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड घट जाती है तो वो डिक्रीज इन डिमांड है। इंक्रीज इन डिमांड का जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा है? प्राइस सेम है, अदर फैक्टर में चेंज आने से डिमांड घट रही है। जैसे मानो कंज्यूमर की इनकम घट गई अगर नॉर्मल गुड है तो, या टेस्ट में चेंज आने से, फैशन के चले जाने से, प्रेफरेंसेस कम हो जाने से, रिलेटेड गुड के प्राइस में चेंज होने से हमारी कमोडिटी की डिमांड घट गई तो वो डिक्रीज इन डिमांड है। अब हम बात करेंगे मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व की। देखो, जब किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आने पर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है तो उसको ग्राफिकली हम शो करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व से। जब अदर फैक्टर सेम रहे और कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाए तो कमोडिटी की डिमांड घट जाएगी, इसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, और इस केस में डिमांड कर्व अपवर्ड मूव कर जाएगा। और जब अदर फैक्टर सेम रहे और कमोडिटी का प्राइस घट जाए जिससे कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाए तो उसको बोलेंगे हम एक्सटेंशन इन डिमांड, और इस केस में हमारा जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएगा। अब हम कर रहे हैं लास्ट टॉपिक की चैप्टर की, जो कि है शिफ्ट इन डिमांड कर्व। देखो, जब सेम प्राइस पर कमोडिटी की डिमांड में चेंज आता है अदर वेक्टर में चेंज आने से तो उसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड, और चेंज इन डिमांड को हम ग्राफिकली शो करते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व से। जब सेम प्राइस पर अदर फैक्टर में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और इंक्रीज इन डिमांड के केस में डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट कर जाता है। और जब सेम प्राइस पर अदर फैक्टर में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड घट जाती है तो उसको बोलते हैं हम डिक्रीज इन डिमांड, और डिक्रीज इन डिमांड के केस में हमारा डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाता है। सो गाइज़, यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर बहुत इजी है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। चैप्टर को एक बार ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो आपको चैप्टर लर्न हो जाएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। जल्दी ही मैं इस चैप्टर से रिलेटेड नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नेम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की वीडियो आपसे शेयर करूँगा। कोई वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।